महाराज आर्यमान अपने कुछ मंत्रीगण और सैनिकों के साथ एक महत्वपूर्ण कारण से राज्य से बाहर गए थे। राजा आर्यमान अपने घोड़े पर जा रहे थे। वन के मार्ग से जाते हुए महाराज आर्यमान का घोड़ा मार्ग भटक जाता है और महाराज अपने साथियों से अलग हो जाते हैं। बहुत प्रयास करने पर भी उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। यह क्या? मुझे तो वन से बाहर जाने का मार्ग ही नहीं मिल रहा है। इतना घना वन है, बाकी सबके पास कैसे पहुंचूं? अब शाम भी हो रही है। राजा बनने के बाद मैं पहली बार ऐसे किसी कार्य से राजमहल से बाहर आया हूं। थोड़ा आगे चलकर देखता हूं, कदाचित मार्ग बताने वाला कोई मिल जाए। महाराज आर्यमान आगे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक दासी का आश्रम दिखाई देता है। किसी आश्रय का आश्रम दिख रहा है। उस आश्रम में जाकर आर्शिवर से पूछता हूं कि आगे का मार्ग कहां से है। आर्यमान उस आश्रम में प्रवेश करते हैं। आर्शिवर, मैं महाराज आर्यमान हूं। मार्ग भटकने के कारण मैं अपने साथियों से अलग हो गया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। महाराज की बात सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आती है। पिताश्री आश्रम में नहीं है महाराज। पिताश्री कुछ दिनों के लिए तपस्या करने हिमालय में गए हैं। अच्छा, मैं मार्ग भटक गया हूं। मुझे आगे जाने का रास्ता पता नहीं है। यह आश्रम देखा तो मैंने विचार किया कि आर्शिवर मुझे मार्ग बता सकते हैं। अवश्य पिताश्री, यदि यहाँ होते तो अवश्य आपका मार्गदर्शन करते। महाराज, लगता है आप बहुत देर से मार्ग ढूंढ रहे हैं। हाँ, बहुत देर हो गई है। मेरे पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। बहुत प्यास लगी है। अब बैठिए, मैं आपके लिए जल और भोजन का प्रबंध करती हूँ। अर्शी की पुत्री वैशाली महाराज आर्यमान के लिए पीने का जल और कुछ फल लेकर आती है। महाराज वे फल खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। वैशाली उनके घोड़े को भी जल और चारा देती है। कुछ समय पश्चात महाराज आर्यमान के मंत्री और सैनिक उन्हें ढूंढते हुए उस आश्रम के निकट पहुंचते हैं। महाराज को देखकर सभी हर्षित होते हैं। महाराज, आप हम सबसे अलग हो गए हैं। ये देखकर हमें आपकी बहुत चिंता होने लगी थी। इस वन में आप पहले कभी नहीं आए हैं, इसीलिए आपको यह मार्ग ढूंढना मुश्किल हुआ होगा। भोजन भी हमारे साथ था। आपको भूख भी लगी होगी ना? हाँ, मार्ग ढूंढने में कठिनाई तो हो रही थी, परंतु जब यह आश्रम दिखा तो मुझे यहीं आना उचित और सुरक्षित प्रतीत हुआ। आर्षपुत्री वैशाली ने मुझे जल और फल दिए हैं। आप सब चिंता न करें। महाराज, अब कृपया चलें, अन्यथा हमें राजमहल पहुंचने में विलंब हो जाएगा। राजमाता गौरी देवी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अवश्य देवी। आर्शिव राय, तो उन्हें मेरा प्रणाम कहिए और मुझे जल और भोजन देने के लिए आपका धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था महाराज। महाराज आर्यमान अपने साथियों के साथ राजमहल चले जाते हैं। वह रात जब आर्यमान सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं, वैशाली का चेहरा उनकी नजरों के सामने आ जाता है। वह बार बार अपनी आंखें खोलकर फिर से बंद करते हैं, पर जैसे ही आंखें बंद करते हैं, वैशाली का मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर से सामने आ जाता। यह क्या हो रहा है? वैशाली का चेहरा बार बार मेरी दृष्टि के सामने क्यों आ रहा है? मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा हूं। महाराज आर्यमान सोने का प्रयास करने लगते हैं। बहुत देर के बाद उन्हें नींद आती है, पर स्वप्न में भी उन्हें वैशाली का ही चेहरा दिखाई देने लगता है। अगले दिन सुबह पुत्र आर्यमान, कल तुम जिस कार्य के लिए गए थे वह तुमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। राज्याभिषेक के बाद यह तुम्हारा पहला महत्वपूर्ण कार्य था। अब ऐसे ही तुम्हें राज्य का कार्यभार संभालना है। अवश्य माता, अब आप राज्य की चिंता मत कीजिए।
आर्यमान राज्य के कार्यों में लग जाते हैं, परंतु वैशाली का चेहरा बार बार उनके स्मरण में आ रहा होता है। उधर वैशाली को भी महाराज आर्यमान का ध्यान बार बार आने लगा था। महाराज, आर्यमान का ध्यान क्यों हो रहा है मुझे? एक ही बार तो उनसे भेंट हुई थी, परंतु ऐसा लग रहा है मानो उन्हें कई जन्मों से जानती हूँ। बार बार उनसे फिर से मिलने की इच्छा हो रही है, परंतु ये संभव नहीं है। कल तो महाराज मार्ग भटक कर यहाँ आ गए थे, अब वह फिर क्यों आएंगे? एक आशिक कन्या से मिलने में उन्हें भला क्या रुचि हो सकती है? मुझे अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करना होगा। वैशाली और आर्यमान दोनों एक दूसरे की याद में खोने लगते हैं। मुझे वैशाली की आज बहुत याद आ रही है। उससे भेंट करने का मन हो रहा है। मुझे कोई बहाना बनाकर उसके आश्रम में जाना चाहिए। महाराज आर्यमान अकेले ही वैशाली से मिलने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वह आश्रम पहुंचते हैं और उन्हें देखकर, महाराज आर्यमान, आप आ गए? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे भी तुमसे मिलने की आस लगी थी वैशाली। जब से आप यहाँ से गए मेरा किसी भी बात में ध्यान नहीं लग रहा है। मेरा भी यही हाल है वैशाली। जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं, तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें प्रेम हो गया है। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। कभी राजा आश्रम में जाते हैं तो कभी वैशाली आश्रम के बाहर आकर आर्यमान से मिलती है। उनके बढ़ते हुए मिलने जुलने के विषय में एक गुप्तचर राजमाता गौरी देवी को सूचना देता है। महाराज, एक आर्ष कन्या से प्रेम करें, यह उचित नहीं है। मुझे किसी भी प्रकार आर्यमान को रोकना होगा, परंतु यदि मैं उन्हें सामने से कहूंगी तो वे मेरी बात नहीं मानेंगे। मुझे कुछ और करना होगा। कालीपद, तुम्हें मेरा एक महत्व का कार्य करना है। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। अवश्य राजमाता, आप बताइए क्या कार्य है। महाराज आर्यमान के कुछ दिनों के स्मरण को तुम्हें अपने विद्या से उनके मस्तिष्क से हटा देना है। क्या? परंतु राजमाता। कोई किंतु परंतु नहीं कालीपद। स्मरण रहे, यदि तुम यह कार्य नहीं करोगे तो मैं किसी और तांत्रिक से करवा लूंगी, परंतु उसके बाद तुम इस राज्य में नहीं रहोगे। नहीं नहीं गौरी देवी, मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। फिर गौरी देवी के कहने के अनुसार कालीपद अपनी विद्या से एक भस्म निर्माण करता है। राजमाता, यह भस्म महाराज के सोने के बाद उनके माथे पर लगा दीजिए। जितने स्मरण के नष्ट होने की आवश्यकता है, उतने ही स्मरण नष्ट हो जाएंगे। गौरी देवी कालीपद को ढेर सारा धन देती है। इधर आश्रम में, महाराज, आप मुझसे प्रेम करते हैं, परंतु आप मुझसे विवाह तो करेंगे ना, या केवल मुझे आप स्वप्न दिखा रहे हैं? नहीं वैशाली, मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। यह लो, ये मेरी अंगूठी रख लो। ये मेरे प्रेम का प्रमाण है। इसे साक्षी मानकर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुमसे ही विवाह करूंगा, चाहे कुछ भी हो। महाराज आर्यमान वैशाली को वचन देकर राजमहल लौट आते हैं। वह जब सो जाते हैं तब गौरी देवी आकर एक भस्म उनके माथे पर लगाती है। सुबह होते ही महाराज आर्यमान वैशाली के स्मरण को भूल जाते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं। वैशाली महाराज की प्रतीक्षा करते करते थक जाती है। तभी आचार्य वशिष्ठ अपनी तपस्या पूर्ण करके आते हैं। अपनी बेटी के पास वह अंगूठी देखकर, पुत्री, ये अंगूठी किसकी है? पिताश्री, वह मुझे किसी ने दे दी है। पुत्री, सत्य कहो,
यह अंगूठी बहुत मूल्यवान है। ऐसे ही कोई किसी को इतनी मूल्यवान अंगूठी नहीं देता। सत्य कहो पुत्री। फिर वैशाली महाराज आर्यमान और उसके प्रेम के विषय में अपने पिता को सब बता देती है। पुत्री, राजा के शब्दों पर तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। एक राजा कभी किसी अऋषि की कन्या से विवाह नहीं करता। पिताश्री, उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वो मुझसे ही विवाह करेंगे। अच्छा, तो बुलाओ उन्हें यहाँ। पिताश्री, वह अवश्य किसी महत्व के कार्य में फंस गए होंगे। बहुत दिनों से उन्होंने मुझसे भेंट नहीं की है। पुत्री, मैं तुम्हारा विवाह ऋषि पुटर से निश्चित करने वाला था, परंतु मैं तुम्हारे प्रेम का मान रखता हूं। यदि 7 दिनों के अंदर महाराज आर्यमान तुमसे भेंट करने नहीं आए तो मैं उस ऋषि पुटर से तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। दिन बीतने लगते हैं। वैशाली को चिंता होने लगती है। महाराज तो वैशाली को पूरी तरह से भूल गए थे। 7वां दिन आ जाता है और वैशाली, आज 7वां दिन है। मैंने तुम्हें 7 दिन का समय दिया था, परंतु महाराज नहीं आए। अब कल मैं उस ऋषि पुत्र से तुम्हारा विवाह निश्चित करवा दूंगा। वैशाली को यह सुनकर बहुत दुख होता है। वैशाली हाथ जोड़कर ईश्वर का ध्यान करती है और हे ईश्वर, यदि मेरे प्रेम में सच्चाई है, यदि मैंने अपनी आत्मा से महाराज आर्यमान से प्रेम किया है, तो किसी भी प्रकार से मेरी चिंता और मेरी समस्या महाराज तक पहुंचाएं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। वैशाली ध्यान करने लगती है। महाराज आर्यमान अपने राजमहल में सो रहे थे। तभी उन्हें स्वप्न में वैशाली का चेहरा दिखाई देता है, परंतु वह स्पष्ट नहीं होता। ऐसा अस्पष्ट चेहरा देखकर महाराज की नींद खुलती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वह किसका चेहरा था। अगले दिन अपने गुरुदेव से, गुरुदेव, कल रात से मैं बहुत परेशान हो गया हूं। किसी का अस्पष्ट चेहरा मेरे स्वप्न में आया था, परंतु स्मरण नहीं हो रहा है कि वह स्त्री कौन है। मेरी सहायता कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव आर्यमान के सिर पर अपना हाथ रखते हैं और अपनी दिव्य विद्या से जानने का प्रयास करते हैं। आर्यमान, जिसका चेहरा तुम्हें स्वप्न में दिखाई दे रहा है, वह कोई और नहीं, ऋषि कन्या वैशाली है। ऋषि कन्या वैशाली? ये कौन है गुरुदेव? जिससे तुम प्रेम करते हो। मैं किसी से प्रेम करता हूं? हाँ पुत्र, जब तुम वन में मार्ग भटक गए थे, तब उसी कन्या ने तुम्हारी सहायता की थी। उसके बाद तुम दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तुमने उससे विवाह करने का वचन भी दिया है। परंतु गुरुदेव, मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे कुछ दिनों के स्मरणों को राजमाता ने एक तांत्रिक की सहायता से मिटा दिया है। यह तो अनुचित किया है राजमाता गौरी देवी ने। इससे तो मेरे प्रेम और वचन का भंग हो जाएगा। गुरुदेव, मुझे किस प्रकार से वैशाली का स्मरण होगा? पुत्र, तुमने वैशाली को अपनी एक अंगूठी दी थी। जब तुम वह अंगूठी अपनी उंगली में पुनः पहनोगे, तब तुम्हें सब कुछ स्मरण हो जाएगा। फिर आर्यमान अपने राज्य में यह घोषणा करवाते हैं, महाराज की एक मूल्यवान अंगूठी खो गई है। जिस किसी को भी वह अंगूठी प्राप्त हो, वह उसे दरबार में प्रस्तुत करे। महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। राजा की यह घोषणा सुनकर राज्य के कई निवासी इनाम के लालच में तरह तरह की अंगूठियां लेकर दरबार में आने लगते हैं। पिताश्री, पता चला है कि महाराज आर्यमान ने अपनी खोई हुई अंगूठी को प्राप्त करने के लिए प्रजा से आवाहन किया है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी राजमहल जाकर यह अंगूठी उन्हें सौंप दूं। कदाचित इस अंगूठी को देखकर उन्हें मेरा स्मरण हो जाए। ठीक है पुत्री, यह तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। यदि इसके बाद भी महाराज ने तुम्हें नहीं अपनाया, तो तुम्हारा विवाह आर्षि कुमार से होना निश्चित है।
वैशाली अपने सर पर घूंघट ओढ़कर राजमहल में जाती है। राजमहल में कई लोग एक पंक्ति में खड़े थे। सभी महाराज को अलग अलग अंगूठियां दे रहे थे और इनाम की आशा कर रहे थे, परंतु कोई भी अंगूठी महाराज की उंगली में ठीक नहीं बैठ रही थी। अंत में घूंघट ओढ़े हुए वैशाली, आंशी कन्या, आती है और धीरे से अंगूठी महाराज आर्यमान को सौंपती है। उसका चेहरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। महाराज अंगूठी पहनते हैं और जैसे ही अंगूठी उंगली में समा जाती है, उनके स्मरण लौट आते हैं। वैशाली, तुम अवश्य वैशाली हो, कृपया अपना चेहरा दिखाओ। आर्यमान की बात सुनकर वैशाली धीरे धीरे अपना घूंघट खोल देती है। मुझे क्षमा कर दो वैशाली, मैं तुम्हें भूल गया था। महाराज, कितने दिनों से आपने मुझसे भेंट नहीं की। मेरे पिता मेरा विवाह किसी आशिक कुमार से निश्चित करने वाले हैं। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझसे विवाह करेंगे, परंतु इतना कहकर वैशाली फूट फूट कर रोने लगती है। रो मत वैशाली, मेरी माता ने मेरे स्मरण को तंत्र द्वारा मिटा दिया था, इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हें दिया हुआ वचन भूल गया था। परंतु अब मुझे सब कुछ स्मरण हो गया है और मैं तुमसे ही विवाह करूंगा, यह मेरा प्रण है। परंतु तुम एक राजा हो और वह एक ऋषिक कन्या। एक राजा ऋषिक कन्या से विवाह कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता माता? विवाह बंधन कुल को देखकर नहीं, अपितु प्रेम को देखकर बांधना चाहिए। ऐसे कितने ही महाराज हुए हैं जिन्होंने किसी राजकुमारी नहीं बल्कि सामान्य कन्या से विवाह किया है। वैशाली तो एक अरण्य की पुत्री है जिसने वेद और शास्त्रों का गहन अभ्यास किया है। वह हमारी आने वाली संतानों को उचित संस्कार और ज्ञान दे सकती है। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं। राजमाता, आर्यमान सत्य कह रहा है, कृपया इनके विवाह को अनुमति प्रदान कीजिए। मैं इनका भविष्य देख सकता हूं। इन दोनों का साथ ही इनके जीवन और राज्य दोनों के लिए शुभ है। इस कन्या वैशाली का ज्ञान और सद्गुण तथा आर्यमान का शौर्य और पराक्रम, इन दोनों के मिलन से उत्पन्न संतति इस राज्य का नाम युगों युगों तक अमर रखेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके पुत्र का सुख। आपका पुत्र वैशाली के अतिरिक्त किसी और स्त्री के साथ सुखी नहीं रह सकेगा। गुरुदेव और आर्यमान की बात सुनकर राजमाता गौरी देवी ने वैशाली और महाराज आर्यमान के विवाह को स्वीकृति दे दी। कुछ ही दिनों बाद दोनों का विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। विवाह के बाद आर्यमान और वैशाली ने प्रेम और समझदारी से अपना जीवन जीना शुरू किया। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सुखी थे।